गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनके सामान्य परिचय, उनकी निर्माण प्रक्रिया और उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा है वो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और कृषि है उसका आधार उपजाऊ मृदा होती है और यही कारण है कि उपजाऊ मृदा है वो जनसंख्या का जो वितरण है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा अपना करती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो उपजाऊ मृदा है उसके जो क्षेत्र हैं वो अधिक जनसंख्या घनत्व रखते हैं। तो मृदा है इस प्रकार जो मानव है उसके लिए महत्वपूर्ण एक तरह से संसाधन है। अब अगर हम बात करें मृदा की सामान्य परिचय की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी होती क्या है या मृदा होती क्या है। तो जो हमारा धरातल है उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सबसे ऊपरी महीन परत होती है, जो असंगठित परत होती है वो मृदा कहलाती है। और इस मृदा में क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें खनिज तत्व शामिल होते हैं, इसमें कुछ जैविक पदार्थ, कुछ जो जल है और कुछ वायु, इसमें ये चार मूल तत्व हैं वो शामिल होते हैं। कुछ तो खनिज पदार्थ, कुछ जैविक पदार्थ, कुछ जल और वायु, ये चार मुख्य पदार्थ हैं जो मिट्टियों में शामिल, मृदा में शामिल रहते हैं। अब जो मिट्टियों के निर्माण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। मिट्टियों की निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। अब ये जो पेडोजेनेसिस है ये बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है और इसके जटिल होने का कारण क्या है कि धरातल पर जितने भी कारक होते हैं वो कमोबेश सभी मृदा के निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान करते हैं। कुछ जो कारक होते हैं उनका ज़्यादा योगदान होता है और कुछ कारक हैं वो मृदा के निर्माण को कम प्रभावित करते हैं, लेकिन कमोबेश सभी जो कारक हैं वो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। दूसरा कि मृदा का निर्माण है वो बहुत लंबे समय तक जारी रहता है। सैकड़ों हजारों साल तक किसी क्षेत्र में मिट्टियों का निर्माण होते रहने के बावजूद भी केवल कुछ सेंटीमीटर उपजाऊ मृदा का ही निर्माण हो पाता है। तो लंबे समय तक और बहुत से ज़्यादा कारकों के कारण, मृदा का निर्माण होने के कारण ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है पेडोजेनेसिस की, ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। अब इस मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो इन्हें मुख्यतः 5 भागों में हम रख सकते हैं। पहला पेरेंट रॉक है, दूसरा जलवायु, समय, जो वनस्पति है वो, और उच्चावच। तो अगर हम सबसे पहले पेरेंट रॉक की बात करें तो कोई भी जो मृदा होती है उसका निर्माण, उसके निर्माण की जो शुरुआत होती है वो किसी ना किसी चट्टान के अपक्षय या अपरदन से होती है। उसके अपक्षय और अपरदन से जो एक तरह से सेल चूर्ण मिलता है उस सेल चूर्ण से उस मृदा का निर्माण शुरू होता है। तो ये जो पेरेंट रॉक होती है ये एक तो जो मृदा होती है उसमें खनिज का निर्धारण करती है कि कैसा खनिज उसमें पाया जाएगा। दूसरा उसके रंग का निर्धारण करती है और उसके बाद उसके गठन का निर्धारण करती है। तो ये 3-4 मुख्य जो चीज़ें हैं मृदा में उनका निर्धारण कौन करता है? जो पैतृक चट्टानें। और पैतृक चट्टान किसी भी मृदा की क्या होगी? जिस चट्टान के अपक्षय और अपरदन से उस मृदा का निर्माण शुरू हुआ है वो उसके लिए पैतृक चट्टानें हो जाएंगी। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि पैतृक चट्टान ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मृदा हो वहीं स्थित हो। जैसे अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ पर जो मृदाएं पाई जाती हैं वो ज़्यादातर वहीं जो चट्टानें स्थित हैं उन्हीं के अपरदन और अपक्षय से निर्मित होती है। लेकिन जो हमारा गंगा का मैदान है वहाँ की जो मृदाएं हैं उनका निर्माण वहाँ स्थित चट्टानों से ना होकर कहीं दूर चट्टानें जो स्थित होती हैं उनसे होता है और वहाँ से वो मृदाएं अपवाहित होकर इन क्षेत्रों में आती हैं। तो ये बात है पेरेंट रॉक की। आगे इन सारे कारकों को हम डिटेल से अब भारत के संदर्भ में
अध्ययन करेंगे। दूसरा जो कारक है वो है क्लाइमेट, जलवायु। और जलवायु में भी जो तापमान और वर्षा का कारक है वो मृदा के निर्माण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये एक तरह से जो अपक्ष है, वेदरिंग होता है, उसको प्रभावित करते हैं, उसके प्रकार को भी और उसकी जो गति है, उन दोनों को जो क्लाइमेट है वो प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करें टाइम की, तो कोई भी मृदा जितनी पुरानी होगी उसकी जो एक तरह से गहराई है, उसकी थिकनेस है, वो उतनी ही ज़्यादा होने की संभावना रहती है। यहाँ एक शब्द है प्रोफाइल। तो मृदा के ऊपरी भाग से उसकी जो पैतृक चट्टान तक का पूरा एक तरह से उसका अनुप्रस्थ काट हम कह सकते हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रोफाइल कहलाएगा, वो उसकी परिच्छेदिका कहलाएगी। तो परिच्छेदिका की जो मोटाई है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके बाद वेजिटेशन की बात करें तो ये मृदा में ह्यूमस जो होती है उसको ऐड करती है, और ह्यूमस है वो एक तो गहरा रंग दे देती है मृदा को, और दूसरा मृदा की उर्वरता को वो बढ़ा देती है। इसके बाद है रिलीफ, उच्चावच। जो किसी भी धरातल का उच्चावच होता है वो वहाँ की मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे डिटेल में अब पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेरेंट मटेरियल की, जो पेरेंट रॉक, पैतृक चट्टान हमने पढ़ी थी, उसकी बात करें तो जिस चट्टान से मृदा का निर्माण प्रारंभ होता है वो उसके लिए क्या हो जाती है, पैतृक चट्टान हो जाती है। ये एक तो रंग का निर्धारण करती है, दूसरा उसके खनिज संरचना का निर्धारण करती है, खनिज संगठन का निर्धारण करती है, और तीसरी उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो गठन है उसका ये निर्धारण करता है। अब जो भारत का हमने एक तरह से भौतिक या भूआकृतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें हम पढ़ते हैं, और दूसरा जो भौगोलिक जो भूगर्भिक संरचना हम भारत की पढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि भारत के अलग अलग भागों में बहुत ही अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो पैतृक चट्टानें हैं उनमें बहुत ज़्यादा विविधता हमें देखने को मिलती है। इस विविधता को हम मुख्यतः 6 जो समूह हमने नीचे लिखे हैं इनमें एक तरह से रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनकी बात करें, प्राचीन क्रिस्टलीन और जो कायांतरित चट्टानें हैं उनकी हम बात करें, तो ये मुख्यतः किससे बनी होती है, निस और शिस्ट से ये चट्टानें बनी होती हैं। और इन जो चट्टानें हैं, ग्रेनाइट, निस और शिस्ट से जो बनी चट्टानें हैं उसमें फेरोमैग्नीशियन जो पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता होती है। और फेरोमैग्नीशियन पदार्थ मतलब उसमें लोहे की मात्रा है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, और लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र की जो मृदाएँ हैं उनका रंग है वो लाल हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये एंशिएंट क्रिस्टलीन और जो कायांतरित चट्टानें हैं इनसे ही जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका अधिकांश भाग हमारा बना है। तो इन्हीं चट्टानों से लाल और लेटेराइट चट्टान है उनका निर्माण होता है। तो पहली बात ये हुई। दूसरा है कुडप्पा और विंध्यन चट्टानें। तो कुडप्पा और विंध्यन चट्टानें हैं, उनके अपक्षय और अपरदन से जो मृदा का निर्माण होता है उसमें एक तो जो कैल्शियम के अंश हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और दूसरा उसमें जो क्ले, जो मृत्तिका जो होती है उसके अंश ज़्यादा पाए जाते हैं। जो गोंडवाना चट्टानें हैं हमारी, उनके अपरदन और अपक्षय से जो मिट्टियाँ बनती हैं वो बहुत कम मेच्योर होती हैं, यानी कि वो अपरिपक्व मृदा होती हैं, उसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। और अगला जो सेल समूह है वो है डेक्कन बेसाल्ट। तो हम जानते हैं कि ये ज़्यादातर कहाँ फैला हुआ है, महाराष्ट्र वाले इलाके में, और वहाँ पर इस बेसाल्ट के अनाच्छादन से जो मृदा का निर्माण होता है वो कौन सी मृदा है, काली मृदा। क्योंकि इसमें कपास की फसल है वो बहुत अच्छी मात्रा में पैदा की जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ये जो बेसाल्ट वाला भाग है इसमें टाइटेनियम, मैग्नेटाइट और एल्यूमिनियम जो इनके अंश हैं वो कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं, और वही इस काली मृदा में पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो दो चट्टान समूह है, तृतीय क्रम की अवसादी चट्टानें और जो नवीनतम चट्टानें हैं
उनसे जो गंगा का मैदान है वो निर्मित हुआ है, यानी कि जलोढ़ मृदाओं से ये संबंधित हैं। और जलोढ़ मृदाओं में हम जानते हैं कि सिल्ट और क्ले की मात्रा है वो अधिक होती है, और दूसरा उनकी सैरंध्रता है वो भी अधिक होती है। और इनसे जो मृदाएँ बनती हैं, जो जलोढ़ मृदाएँ बनती हैं, वो काफ़ी उपजाऊ भी होती हैं। जलोढ़ मृदाओं से जलोढ़ मृदाएँ जो होती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं। अब हम अगले फैक्टर की बात करें तो वो क्या है, रिलीफ। और जो उच्चावच है, उस उच्चावच में भी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो करता है किसी भी धरातल का ढाल। किसी भी धरातल का जो ढाल है वो जल की जो प्रवाह की गति है उसको निर्धारित कर देता है, और इसको निर्धारित करने के कारण वो जो मृदा निर्माण है उसकी प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। तो जो ढलान वाले भाग हैं वहाँ पर एक तरह से हम देखते हैं कि मृदा की जो मोटाई है, मृदा की जो गहराई है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। जबकि जो लगभग समतल वाले इलाके होते हैं वहाँ पर मृदा की गहराई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो उच्चावच है उसका प्रभाव भी मृदा के निर्माण पर पड़ता है, और मूलतः उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, ज़्यादातर मृदा की जो गहराई होती है उस पर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला। ये एक ऐसा कारक है, सिंगल कारक है, जो लंबे समय तक चलते रहने के कारण जो पैतृक चट्टान है या फिर उच्चावच है या फिर वनस्पति का प्रकार है, इन सारी चीज़ों को गौण कर सकता है और मुख्य ये कारक है वो बन सकता है। यानी कि अगर एक ही तरह की जलवायु में दो अलग अलग चट्टानों से किसी मृदा का निर्माण शुरू हुआ है और दोनों में लंबे समय तक वही जलवायु रहती है, तो संभावना ये रहती है कि वहाँ पर दो अलग अलग पैतृक चट्टानों से मृदा का निर्माण शुरू होने के बावजूद भी एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। तो जो क्लाइमेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। ये एक तो अपक्षय को निर्धारित करता है, दूसरा जल की जो मात्रा है उसको निर्धारित करता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टियों में, उनको भी ये जो जलवायु है, और जलवायु में मुख्यतः तापमान और वर्षा के कारक वो इसको निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो जलवायु के प्रकार हैं वो भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलग अलग भागों में भारत में जलवायु की विविधता पाई जाती है, ये हमें पता है। और ये जलवायु की विविधता है वो वहाँ पर मृदा के निर्माण को भी प्रभावित करती है। तो जो ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा तापमान वाले भाग हैं वहाँ पर मृदा है वो लाल और लेटेराइट किस्म की हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मानसून का समय होता है उस टाइम ज़्यादा बारिश होती है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण जो ऊपरी मृदा में कुछ पदार्थ होते हैं उनका निस्खलन हो जाता है, यानी कि वो निचली परतों में चले जाते हैं मृदा की। जबकि गर्मियों में क्या होता है कि वाष्पीकरण जब होता है तो एल्यूमिनियम और लोहे के जो कण होते हैं वो केशिका विधि द्वारा क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और ऊपर की तरफ आ जाने के कारण जो ऊपरी भाग है मृदा का उसमें एल्यूमिनियम और लोहे के कणों की अधिकता हो जाती है, और जिस कारण यहाँ पर लाल और लेटेराइट जो मृदा है उसकी अधिकता हो जाती है। लेटेराइट मृदा खासकर उन भागों में जहाँ पर अल्टरनेट वेट और ड्राई अल्टरनेट, यानी कि साल के कुछ समय वहाँ पर सूखा और साल के कुछ समय वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और कुछ ऊंचे भाग जो होते हैं उनमें ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो खासकर जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर ऐसी मृदा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद एक ये है कि सूक्ष्म और जो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वनस्पति होती है वो बहुत ही कम होती है। जो राजस्थान के मरुस्थल की हम बात करें तो वहाँ पर वनस्पति है वो क्या है, कम। और वनस्पति कम होने के कारण जो ह्यूमस है मृदा में उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण एक तो मिट्टियों का रंग है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। दूसरी उनकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है वाष्पीकरण। जो शुष्क और अर्धशुष्क इलाके हैं वहाँ पर वाष्पीकरण है वो वर्षण से क्या होता है,
ज़्यादा होता है और वाष्पीकरण वर्षण से ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जल की क्या होती है, अपेक्षाकृत कमी होती है और वहाँ पर केशिका विधि है वो ज़्यादा काम करती है और ज़्यादा काम करने के कारण जो मिट्टियों की ऊपरी परत है उसमें चूना पत्थर है उसका अंश है वो क्या है बढ़ जाता है, तो उसकी उर्वरता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये किस भागों में पाए जाते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में। अब अगर हम ठंडी जलवायु की बात करें, जो हिमालय की जलवायु है एक तरह से उसकी बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि वनस्पति की जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो जब मृदा में आती हैं तो उनका अपघटन है वो क्या होता है, धीमा होता है। किसी भी पदार्थ का अपघटन है वो ठंडी जलवायु में धीमी गति से होता है और धीमी गति से होने के कारण वहाँ पर जो मृदाएँ हैं वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती हैं, वो एसिडिक हो जाती हैं। तो ये जलवायु का प्रभाव है वो मृदा पे था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका हम पहले भी कर चुके हैं कि ये ह्यूमस को डिसाइड करती है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी उसको ये डिसाइड करती है। ह्यूमस क्या क्या करती है, एक तो मृदा के रंग को डिसाइड करती है और दूसरा उसकी उर्वरता है वो बढ़ा देती है। ज़्यादा ह्यूमस वाली जो मृदा होती है उसका रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, जबकि कम जो ह्यूमस वाली मृदा है उसका रंग हल्का रह जाता है और ह्यूमस के कारण मृदा की उर्वरता है वो क्या है, बढ़ जाती है। तो ये जो भारत की मृदाएँ हैं उनके निर्माण को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक थे। अब जो भारत की जो मृदाएँ हैं उनके प्रकारों का अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।